तो दोस्तों मैं जापान में पिछले 1 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ और अब फाइनली मैं आ गया हूँ जापान के विंटर वंडरलैंड नॉर्दर्न जापान में। वेलकम टू सपोरो। तुम्हें पता है कि जापान में भी स्नोफॉल होता है? मुझे नहीं पता था कि यहाँ की विंटर्स इतनी खूबसूरत होती है। और भाई अगर स्नोफॉल देखना है ना तो विंटर्स में जापान ही आ जाओ, स्विट्जरलैंड यूरोप सब भूल जाओगे। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू सपोरो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और अभी हूँ मैं सपोरो में और दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम सपोरो फुशिमी इनारी के साथ। वैसे मैंने फुशिमी इनारी पहले कवर किया है क्योटो में, पर सपोरो में भी एक फुशिमी इनारी है। और जब स्नो हो रखी हो जैसा कि आज सुबह है तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। कल रात को मैं यहाँ पे आ गया था, जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, और पूरी रात स्नोफॉल हुई है। इनफैक्ट अभी भी सुबह से स्नोफॉल ही हो रही थी, अभी जाके रुकी है। ये जगह ना बिल्कुल मैजिकल लग रही है। और अनलाइक क्योटो जहाँ पे पूरा रश था, इतने लोग थे, यहाँ पे कोई भी नहीं मेरे अलावा अभी। सीरियसली ना मैजिकल और पीसफुल, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कंप्लीटली खाली। तो ये है सपोरो की फुशिमी इनारी। सेम कंसेप्ट जो तोरी गेट्स का है, जो क्योटो में है, यहाँ पे भी लोगों ने डोनेट किए हुए हैं। और जो बेसिकली फुशिमी इरानी श्राइन है ना, वो जापान में कई जगह पर है, पर यस क्योटो की सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा पुरानी भी है। पर जापान में लोग शिंटो रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए जगह जगह पे ऐसी श्राइन्स बनी हुई है। और सपोरो वाली भी काफ़ी फेमस है, बट ये है कि ये विंटर में ज़्यादा अच्छी लगती है, जब मेनली यहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है, जो कि होती है जनवरी से मार्च। और नॉर्दर्न जापान के अंदर होकाइडो प्रीफेक्चर के अंदर सपोरो एक सबसे बड़ी मेन सिटी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्नो गिरती है, उसके बावजूद ये सिटी अपने फुल 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करती रहती है। इस जगह पे इतनी अभी स्नो गिरी हुई है कि ये ना स्टेयर्स है, इस पे पैर रखते हुए भी ना डर लग रहा है, क्योंकि ये पूरी स्लिपरी है अभी। और मैं स्नो बूट्स पहने हुए हैं मैंने, उसके बाद भी मुझे चढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है। कल रात को मैं यहाँ पे आया हूँ ट्रेन लेके, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, और पूरी रात स्नोफॉल हुई है। इनफैक्ट सुबह भी स्नोफॉल हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है और धूप निकल आई है। मैं कहा अच्छा टाइम है निकलने का, चलो चलते हैं। क्योंकि ना सपोरो में मैं 3-4 दिन के लिए हूँ, बट यहाँ से मुझे बाकी जगहों पे जाना है, तो इसीलिए टाइम कम है मेरे पास यहाँ पे। एंड आई वांट कि जितना जल्दी हो सके सारी लोकेशंस कवर कर सकूँ। और अब मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे चढ़ने में दिक्कत हो रही है। श्राइन के पास ही ना एक कैफ़े था, शेल्टर कैफ़े। सपोरो की मेन सिटी के अंदर ही है, और पूरा कैफ़े भी खाली पड़ा है। और इतना एस्थेटिक कैफ़े है ये, टू गुड। तो मैं बता रहा था सपोरो के बारे में कि नॉर्दर्न जापान के अंदर ये सबसे बड़ी सिटी है, होकाइडो प्रीफेक्चर का ये कैपिटल है। और सपोरो ऐसी सिटी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है पूरे नॉर्दर्न जापान में, उसके बावजूद ये सिटी 24/7 चलती रहती है। सुबह से रात तक स्नोफॉल होती है, रात को ट्रक्स आती है और स्नो साफ़ कर देती है, जो रोड पे गिरी होती है, ऑब्वियसली साइड पे तो नहीं। और क्या कहते हैं कि इस सिटी के अंदर सबसे बेस्ट बात ये भी है कि ये सिटी नॉन स्टॉप है, सारा दिन चलती रहती है, क्योंकि यहाँ से सारे ट्रेन, जितनी भी मेजर ट्रेन हैं नॉर्दर्न जापान की, सब यहीं से अवेलेबल है।
अगर किसी को बसेस चाहिए, टैक्सी चाहिए, कहीं के लिए भी, तो नॉर्दर्न जापान का सबसे बड़ा बेस सपोरो है। सो मैंने भी नॉर्दर्न जापान के अंदर सपोरो को अपना बेस बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3-4 जगहें कवर करनी है, क्योंकि नॉर्दर्न जापान भी बहुत बड़ा है और अभी इस टाइम पे पूरे नॉर्थ के अंदर स्नोफॉल हो रही है, मतलब भयंकर स्नोफॉल। तो सपोरो को मैंने बेस बनाया है। यहीं से मैं डे ट्रिप करूँगा कि सुबह निकल जाऊँगा ट्रेन लेके, और जिस जगह पे मुझे जाना है वहाँ जाऊँगा और रात को वापस आ जाऊँगा। मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी वो उन डे ट्रिप्स की ही होंगी, जो बहुत ही अमेजिंग जगह हैं। बट खैर, अभी सपोरो के बारे में बात करते हैं। अब देखो कितनी स्नोफॉल गिरी हुई है। लाइक मैंने इससे पहले स्नोफॉल देखी हुई है 1-2 जगहों पे, पर इतनी स्नोफॉल कभी नहीं देखी। लाइक मैं आइसलैंड वगैरह भी गया हुआ हूँ, पर ऐसी स्नोफॉल। और एक चीज़ का ना कंपैरिजन और बताता हूँ यूरोप से। यूरोप में और इवन बाकी जगहों पे भी, कहीं पे भी मैंने अगर कभी स्नोफॉल देखी है या सुना है ना, तो मैंने देखा है कि वो लोग ना रोड पे ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं, स्टोन्स वगैरह, जिससे जो रोड की स्नो है वो मेल्ट हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते, ये पूरी सिटी वाइट रहती है। बल्कि यहाँ पे इतने सारे ट्रक्स होते हैं और प्लावर्स होते हैं कि जैसे ही स्नोफॉल होती है रोड साफ़ करने आ जाते हैं। कल रात को भयंकर स्नोफॉल थी जब मैं आया था, उसके बाद पूरी रात ट्रक्स चले हैं, सुबह तक मुझे दिख रहे थे। अब रोड साफ़ कर दी है तो सब बढ़िया। ये जो मेरे सामने अभी टावर आ रहा है जिस पे क्लॉक बनी हुई है, ये है सपोरो का क्लॉक टावर। और जो मेरी साइड पे ये पूरी अभी जगह है ना, ये है ओदोरी पार्क की। ये पूरा ये सपोरो का मेन लैंडमार्क है और काफ़ी ज़्यादा फेमस पार्क है। बट अभी जो ये अंदर काम चल रहा है, ये काम इसीलिए चल रहा है क्योंकि सपोरो के अंदर हर साल होता है एक फेस्टिवल जिसे बोला जाता है स्नो फेस्टिवल, और ये शुरू होता है फरवरी के फर्स्ट वीक में, और फरवरी के पूरा मंथ तक ये एक्टिव रहता है। इवन आई गेस मार्च के भी एक हफ्ते तक जाता ही है ये, मतलब फेब टू मार्च जाता है ये। और इस टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं सपोरो में, क्योंकि इस समय मैक्सिमम ठंड होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी होती है, तो यहाँ पे वो स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है, मैं दिखाता हूँ, अभी लिखा भी हुआ है सामने। अगर यहाँ से पढ़ने में आ गया, वो सामने जो है ना बॉक्स पे लिखा हुआ है स्नो फेस्टिवल सपोरो, तो ये सारा आगे उसी का भी काम चल रहा है। नॉर्मली ये पार्क खाली रहता है और बहुत ही प्रिटी है, बट अभी बिकॉज स्नो फेस्टिवल की काम चल रही है तो इसीलिए अंदर जाने लायक माहौल नहीं है। और वो रहा सामने सपोरो का क्लॉक टावर या टीवी टावर बोल दो। ये पूरा एरिया ओदोरी पार्क का एरिया है, और इवन रोड के उस पार भी पूरा ओदोरी पार्क है। और वो दिख रहे हैं आइस के ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जेसीबी अंदर आया हुआ है और बाकायदा इतनी प्रिपरेशन चल रही है। इतने बड़े बड़े ये स्नो के ब्लॉक्स हैं जिनमें कार्विंग होएगी, लाइटिंग लगेगी, डिज़ाइंस बनेंगे। इनफैक्ट ये जो इवेंट होता है ना, ये पूरे नॉर्दर्न जापान का सबसे बड़ा इवेंट होता है। सपोरो एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, एंड वो है सपोरो स्नो फेस्टिवल। हर साल यहाँ फरवरी के महीने में एक स्नो फेस्टिवल होता है, और ये फेस्टिवल जापान में ही नहीं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का टॉप 3 लार्जेस्ट स्नो फेस्टिवल्स में से एक है। एंड इस टाइम पे ये जगह टूरिस्ट से जैम पैक्ड होती है। अनफॉर्चुनेटली मेरी टाइमिंग थोड़ी मिसमैच हो गई, बट अब क्या कर सकते हैं। आज सुबह की स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई थी कि जो होकाइडो का प्रेफेक्चर है उसका कैपिटल है सपोरो, नॉर्दर्न जापान की सबसे बड़ी सिटी है, और तो और ये नॉन स्टॉप सिटी है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये जो स्ट्रीट देख रहे हो ना, पूरी शॉपिंग मार्केट, ये पूरी अंडरग्राउंड बनी हुई है। यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसी, कैफ़ेज, कॉफ़ी शॉप, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे अंडरग्राउंड मार्केट्स का पूरा नेटवर्क है जो पूरी सिटी को कवर करता है, एंड ये मार्केट 1981 से एग्जिस्ट करती है। तब तक शायद कितने ही लोगों को अंडरग्राउंड का कंसेप्ट भी पता होगा। सो इसीलिए सपोरो को नॉन स्टॉप सिटी बोला जाता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, सो लोगों के लिए बाहर शॉपिंग करना या बाहर डेली जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके प्रोडक्ट्स लेने के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिटी ने सब कुछ अंडरग्राउंड बनाया हुआ है। अभी चल रहा है जनवरी का महीना, थोड़े दिनों में जनवरी एंड हो जाएगा, और जैन फेब में सपोरो में पूरे नॉर्दर्न जापान में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। इतनी स्नोफॉल होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है -15, -20 तक चला जाता है। तो इतनी ठंड में लोगों के लिए बाहर निकलना, अपने जो उनके डेली काम है, रिक्वायरमेंट है, या कुछ सामान लेना है, शॉपिंग लेना है, या कुछ भी उनको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जापान ने क्या किया है, सपोरो के अंदर अंडरग्राउंड मार्केट्स बना दी हैं,
तो अगर सर्दी है, ठंड है, स्नोफॉल हो रही है, किसी को भी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्टेशन से निकलो और नीचे वाली लेन में घुस जाओ और ये पूरी अंडरग्राउंड मार्केट है। यहाँ पे सब कुछ है, सारे कॉफ़ी शॉप्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, ग्रॉसरी, फार्मेसी। और ये जो राउट है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है सपोरो मेन स्टेशन से। नीचे रामन शॉप, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनकी अंडरग्राउंड मार्केट में नहीं है। और आज के दौर पे ना अंडरग्राउंड मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है, हर शहर बना रहा है, हर देश बना रहा है, पर जापान ने ये पता नहीं सालों से बनाया हुआ है, लाइक सालों से। और तो और सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी की, कि ये जो अंडरग्राउंड मार्केट है ये डायरेक्टली कनेक्ट करती है सपोरो के मेन स्टेशन से। सो अगर कोई सपोरो आ रहा है और बाहर स्नोफॉल है, ठंड में नहीं जाना चाहता, सीधा अंडरग्राउंड वहीं से स्टेशन से ही स्टेयर्स उतरेगा और मार्केट के अंदर एंट्री। आज का टेम्परेचर है -6 और अभी थोड़ी देर में स्नोफॉल फिर शुरू हो जाएगी। इतनी ठंड है यहाँ पे, इतनी। जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं सुबह कैमरा वगैरह पूरा चार्ज करके आया हुआ हूँ, ठीक है। अभी मैंने कितनी ही रिकॉर्डिंग करी होगी, मेरी बैटरी है 25% और फ़ोन की भी जो पूरी बैटरी चार्ज थी वो भी कम हो गई है। अभी यहाँ से निकलता हूँ, होटल जाता हूँ, कैमरा चार्ज करता हूँ और फिर दोबारा निकलता हूँ। यही फ़ायदा होता है अंडरग्राउंड मार्केट का। पर मुझे होटल तो वापस जाना है, कैमरा भी चार्ज करना है। 10 मिनट दूर है मेरा होटल यहाँ से, तो पैदल ही चल लेता हूँ, क्या ही कैब करूँगा। थोड़ा स्नोफॉल के नज़ारे भी हो जाएंगे। ये है मेरा ऑफिशियली सपोरो में पहला दिन। बाकी जगह पे क्या हाल होगा ये सोच के मुझे टेंशन हो रही है अब थोड़ी, कितनी स्नोफॉल होगी। टेंशन तो नहीं खैर, पर हाँ यही है कि ज़बरदस्त स्नोफॉल है यहाँ पे। मैं होटल चलते चलते ना किसी और रास्ते में निकल गया स्नोफॉल में, और ये पता नहीं क्या है। ओ, ये होकाइडो की गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब ओदोरी पार्क एरिया से ना मैं निकल गया हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ का जो मेन शॉपिंग है ना, शॉपिंग एरिया, वो है तानुकी-कोजी शॉपिंग स्ट्रीट। सपोरो में नेक्स्ट लेवल स्नोफॉल होती है, टेम्परेचर -15 तक चला जाता है और ये शहर विंटर्स में पूरा स्नो में दब जाता है। अब सोचो यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी कैसे ही जीते होंगे। तो सपोरो सिटी जो है ना, बेसिकली ये नॉर्दर्न जापान में बेसिकली एक बेस सिटी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और सबसे बड़ी सिटी भी यही कही जाती है। एंड जिस तरीके से सिटी को बनाया हुआ है ना, काफ़ी स्मार्टली बनाया हुआ है। जैसे पहले हम वो देखे थे अंडरग्राउंड का शॉपिंग एरिना, तो अभी भी जो शॉपिंग स्ट्रीट पे जो मैं जा रहा हूँ तानुकी-कोजी, सो वो भी ओदोरी पार्क से लगभग 15 मिनट्स की मतलब डिस्टेंस पे ही है। वो तो स्नो में वॉक करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें ना सब कुछ आसपास बनी हुई है। मेरे होटल से ओदोरी पार्क 15 मिनट्स दूर था, ओदोरी पार्क से ये शॉपिंग स्ट्रीट 15 मिनट दूर है। तो जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सब कुछ आसपास ही है और इजीली वॉक करके कवर हो सकते हैं। बस ये है कि अगर 15 मिनट का रास्ता है तो स्नो में 15 की जगह 20-25 मिनट लग जाते हैं, बस यही है, नहीं तो सब कुछ बहुत पास है। ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है कि शॉपिंग स्ट्रीट जो है ना वो ऐसे बनाई है, मतलब ऊपर से ओपन नहीं है, कवर्ड है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे तो ठंड में बंदे की लगी जाए। इस शॉपिंग स्ट्रीट में ना एक चीज़ बहुत क्लियर है कि काफ़ी सारी ना सेकंड हैंड शॉप्स है, मतलब जिनको थ्रिफ्ट स्टोर बोला जाता है।
और काफ़ी वैरायटी है, अंदर पूरा भरा हुआ है और विंटर जैकेट्स भी मिल रही है। तो कोई अगर सपोरो आ रहा है और अपने साथ ढंग के कपड़े नहीं लाया हुआ तो यहाँ से सेकंड हैंड कपड़े भी खरीद सकते हैं। और ये सिर्फ एक स्टोर नहीं है, इस शॉपिंग स्ट्रीट पे काफ़ी ऐसी दुकानें दिख रही है मुझे। तानुकी-कोजी शॉपिंग स्ट्रीट मेन शॉपिंग स्ट्रीट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। पीछे ना विंटर जैकेट्स पड़ी थी 2500 येन की। 2500 येन मतलब 1500-1600 रुपीज़ के अंदर, नॉट बैड। सूवेनियर शॉप में चलते हैं, कुछ शॉपिंग हो जाएगी। -6 हो गया है टेम्परेचर। मैं वही कहूँ, मुझे अचानक से बहुत ठंड लगने लग गई है। कॉफ़ी शॉप बढ़िया लग रही है ये। जापान में ना एक चीज़ तो लाइक पॉइंट करने लायक है, यहाँ पे एक तो सारे कैफ़ेज़ इतने एस्थेटिक है, इतने एस्थेटिक, और ऊपर से बिल्कुल लाइक दिल्ली के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा चीप है। यहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी और एक ब्राउनी लिया है, उसका टोटल कॉस्ट था 600 रुपये के आसपास। अब दिल्ली के अगर मैं किसी अच्छे कैफ़े में चले जाऊँ ना, वहाँ पे एक कॉफ़ी ही 600 रुपये की पड़ेगी, ब्राउनी के अलग। तो उस हिसाब से अमेजिंग। तो अभी मैं आ गया हूँ सपोरो के मेन नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट में। तो शॉपिंग स्ट्रीट अलग थी, ये नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सारे कैफ़ेज़, बार्स और मेनली बेसिकली नाइट लाइफ का एरिया है पूरा ये। इसका नाम है सुस्कीनो। और ये जो आगे फ़ोटो दिख रही है जिस पर निक्का लिखा हुआ है, ये यहाँ का सिग्नेचर पोस्टर है। तो जापान के अंदर जितने भी मेन एरियाज़ है लाइक ओसाका वगैरह में, हर एक का एक सिग्नेचर पोस्टर होता है। तो ये जो है ये सुस्कीनो का है। इतनी सारी बर्फ़ गिरी पड़ी है, जगह नहीं मिल रही शूट करने की। तो सपोरो के अंदर किसी को अगर पार्टी करना होता है, ड्रिंक करनी है, क्लबिंग करनी है, तो वो इस एरिया के अंदर आते हैं। और मोस्टली यहाँ पे लोकल्स पार्टी करते हैं, तो ये लोकल्स का पार्टी प्लेस है। अब चलते हैं यहाँ कहीं अंदर, देखते हैं क्या हालात है। अब सपोरो के अंदर ना क्लब्स का जो कंसेप्ट है ना वो काफ़ी अलग है। इनफैक्ट पूरे जापान के अंदर ही काफ़ी टाइप के क्लब्स मिल जाएंगे, और सपोरो के अंदर भी उसमें से कुछ ज़्यादा यूनिक क्लब्स हैं। जैसे कि एक होता है होस्टेस क्लब। अब अंदर तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, पर मैं एक बार समझा देता हूँ दिखा के। ये देखो, ये देख रहे हो लिखा हुआ है एक्वा 5th फ्लोर। तो इस पोस्टर के ऊपर जो फीमेल्स थी ये है होस्टेस। तो अगर आप क्लब के अंदर जाओगे तो ये होस्टेस आपको कंपनी देती है, आपको ड्रिंक सर्व करती है, आपसे बातचीत करती है। कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके साथ बैठेगी जब तक आप ड्रिंक करोगे, आपसे बात करेगी। अब आपको उसके साथ कुछ भी बात करनी है, अपनी लाइफ का रोना है, या आपको उसके सामने ये बोस्ट करना है कि मुझे जॉब में प्रमोशन मिली है, कुछ भी आपको उससे बात करनी करो। बेसिकली जापान में क्या है कि इंटीमेसी एक बहुत बड़ा इशू है। लोग यहाँ पे लोनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि वर्किंग आवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, लोग पूरा दिन काम करते हैं, रात को लेट नाइट फ्री होते हैं। तो ऐसे जो क्लब्स हैं ना वो जापान में बहुत ज़्यादा चलते हैं, और सपोरो में तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि सपोरो, सॉरी मेरा मुंह फ्रीज हो रहा है। हाँ, तो क्योंकि सपोरो में ना लोनलीनेस और ज़्यादा है, क्योंकि जब यहाँ पे विंटर्स होती है तो वर्किंग आवर्स तो लॉन्ग होते ही होते हैं, ऊपर से सारी चीज़ें अनअवेलेबल होती है, स्नो होने के कारण काफ़ी चीज़ें बंद हो जाती है। पर ये जो क्लब्स है ये लेट नाइट तक खुले रहते हैं ताकि लोग लोनली ना फील करें। इसीलिए ये जो क्लब्स होते हैं यहाँ पे ना फिक्स प्राइस होता है कि अगर आप 1 घंटा बैठोगे तो होस्टेस के लिए आपको लेट से 2000 येन देने हैं या 3000 येन देने हैं। अल्कोहल का प्राइस अलग है, ये होस्टेस फीस है। और जैसे जैसे रात होती जाती है तो ये प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। मतलब अगर कोई शाम को 7 बजे आ रहा है
तो उसको लेट से 2000 येन देने हैं। अगर कोई रात को 9 बजे आ रहा है तो उसको 4000 येन देने हैं। तो ये होस्टेस के टाइम के पैसे होते हैं और ऐसे क्लब्स पूरे सपोरो में बहुत ज़्यादा है। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ था, नहीं तो मैं अंदर जाके ही एक बार एक्सपीरियंस भी कर लेता। तो ना इसीलिए देखो सुसुकिनी एरिया पूरा नाइट लाइफ एरिया है। सुसुकिनी नाम ऐसा ही है इसका। अभी देखो यहाँ पे है ऑल यू कैन ड्रिंक 100 येन 10 मिनट्स। ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे ऑल यू कैन ड्रिंक वाली, और हर जगह पे दारू मिल रही है खाने पीने का। और ऐसे होस्टेस क्लब। ये रहा अभी का टेम्परेचर -7 और स्नो शुरू होने वाली है आधे घंटे में बता रहे हैं। और फील्स लाइक देखो -9। कुल्फी जम गई है यहाँ तो। नॉर्मल मेंस लेडीज़ बियर फ्री ड्रिंक अनलिमिटेड ऑल यू कैन ड्रिंक 2000 येन में। ठंडियाँ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो अल्कोहल शॉप्स या जितने भी बार्स हैं शाम को फुल हो जाती हैं। और वैसे भी अभी 7 बज गए हैं, देख के लग रहा होगा ना 10-11 बज रहे हैं, पर 7 बज रहे हैं और सारी दुकानें फुल है, रेस्टोरेंट बार्स। पर मैंने अभी चेक किया है कि आज काफ़ी बार्स जो है बंद है, क्योंकि आज है वेडनेसडे और जो इनका मेन नाइट लाइफ शुरू होता है वो होता है थर्सडे से संडे। अभी जैसे मैं इस बार में गया था ना, ये तो नॉर्मल बार था, ये होस्टेस बार नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ होस्टेस थी जो एकम्पनी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं था कि आपको अलग से टाइम के लिए पैसे देने हैं। ये नॉर्मल था, इसीलिए मैं अंदर कुछ शूट कर पाया, क्योंकि मैंने पहले पूछा इनसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ कर लो। पर जो दूसरे टाइप का होता है वो थोड़ा ज़्यादा इंटीमेट टाइप का होता है, मतलब होता वहाँ कुछ भी नहीं, आप बात कर सकते हो, पर जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे वो थोड़ा कम ड्रेस्ड होती है, समझ जाओ आगे जितना मैं बता सकता हूँ। बट यही होता है कि बस बात कर सकते हो वहाँ पे, आप बैठे रहो जितनी देर बैठना है और ड्रिंक करते रहो, और टाइम के पैसे होते हैं। अगर आप 1 घंटा बैठोगे तो 2000 येन, 2 घंटे बैठोगे तो उस हिसाब से ऐसे। अब चलते हैं डिनर कर लेते हैं। अनबेरेबल ठंड हो गई है, अब -10 पहुँच गया है। मुझे सामने ही कोको इचिबानिया दिख रहा है, वहीं पे चल के खा लेता हूँ, चिकन भी मिल जाएगा। ये तो फुल लगा पड़ा है, इसमें तो वेटिंग चल रही है। वहाँ तो वेटिंग बढ़ गई थी, इनफैक्ट लोग नंबर लगा के खड़े हुए थे साइड पे, मैंने देखा नहीं। आज कोको तो नहीं हो पाएगा, पर कुछ और खाते हैं, ढूंढते हैं। अब ये लाइन देख रहे हो, हर रेस्टोरेंट के बाहर यही हाल है अभी। जब कुछ नहीं समझ आए ना तो इंडियन रेस्टोरेंट दिख जाता है। ये रहा इंडियन रेस्टोरेंट, यहीं चल के खा लेता हूँ, होपफुली यहाँ जगह मिल जाए। खाना काफ़ी अच्छा था इस जगह का, और इस रेस्टोरेंट में ना सब कुछ थाली स्टाइल ही अवेलेबल था, मतलब एला कार्ट नहीं था, आप थाली ऑर्डर कर सकते हो। और थाली के अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे, वेजिटेरियन, चिकन, लैम्ब, जो भी ऑर्डर करना है। और टोटल मेरा जो एक थाली का बिल आया वो था 850 रुपये, पर एक जने के लिए फिलिंग था, तो नो कंप्लेंट्स, अच्छा खाना था। सपोरो में आज की रात यही ख़त्म करते हैं, और कल से काफ़ी सारी जगह पे मैंने जाना है। तो मैंने जो अपना बेस चुना है नॉर्थ जापान में, वो सपोरो ही चुना है, क्योंकि सपोरो ही सबसे बड़ी सिटी है और काफ़ी कुछ यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि जितनी भी ट्रेन्स चलती है नॉर्दर्न जापान में वो सारी मेनली सपोरो से ही चलती है। सो ये मेरा अभी 3-4 दिन के लिए बेस सिटी है, और यहाँ से मैंने 3-4 जगहें कवर करनी है। तो वो सब अभी आने वाली वीडियोस में आप सबको दिख जाएगा, जो जो जगह मैंने नॉर्दर्न जापान में कवर करनी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जापान के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन है आपको, या कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है, या कैसे अपना ट्रिप प्लान करना है, तो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो पे मुझे कमेंट छोड़ सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस जो नॉर्दर्न जापान की होने वाली है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।